मेरा नाम ज़ीशान रफ़ीक है। मेरी शक्ल पाकिस्तानी एक्टर सुहेल समीर से बहुत मुशाबहत रखती है। मैं शुरू से नावल पढ़ने और खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का शौकीन रहा हूँ। मेरा कद 6 फुट है, गोरा चिट्टा रंग। मेरे वालिद आर्मी ऑफिसर हैं और रिटायर्ड होने के करीब तर हैं। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा हूँ, इसलिए माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला है और अबू ने सोच रखा है कि तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद मुझे रावलपिंडी के मैदानी इलाके फतह जंग में कुछ ज़मीन लेकर देंगे ताकि मेरा मुस्तकबिल बन सके। मैं इस वक्त पिंडी के पोश एरिया में रहाइश पजीर था और गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे पड़ोस में एक शगुफ्ता भाभी रहती थी जो मुझे मैट्रिक के अच्छे नताइज हासिल करने में मेरी मदद करती थी, या ऐसे कह लें कि मुझे होमवर्क करवाती थी। वो क्रिश्चियन थी, खूब पढ़ी लिखी थी। इसका नाम शगुफ्ता शमून था। वो पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात से मुशाबहत रखती थी। शमून इसका खावंद था जो एक टीचर था। शगुफ्ता एमए इंग्लिश कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी काबिलियत में भी निखार आ गया था। मैं इसे प्यार से भाभी बोलता था। उन दिनों हमारे घर के पास एक लाइब्रेरी थी जिससे कहानियों की बुक पढ़ा करता था। एक रोमांटिक नावल पढ़ा था और अब मैं अक्सर ऐसी किताबें पढ़ा करता था और मेरा औरतों और लड़कियों को देखने का नज़रिया यकसर बदल चुका था। इससे पहले मैं सबको बहने ही बनाता था और समझता था बस यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। हमारे घर में लैपटॉप था और हमारी शगुफ्ता से खूब दोस्ती थी। वो हमारे घर में फिल्म देखने भी आती थी। एक दिन मैं एक फिल्म लाया। मुझे मालूम था कि फिल्म में प्यार के सीन होते हैं, लेकिन शगुफ्ता भाभी को नहीं पता था। मैं घर आया तो उम्मी घर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थीं और चाबियां भाभी को देकर गई थी। मैं लैपटॉप पर फिल्म लगाने लगा, तब शगुफ्ता भाभी पूछने लगी कि क्या लगा रहे हो ज़ीशान। मैंने कहा फिल्म है, जिन्नात की फिल्म है। भाभी बोली मैं भी देख लूं। मैंने कहा नहीं भाभी, आप डर जाओगी। तो भाभी बोली नहीं, तुम नहीं डरोगे तो मैं क्यों डरूंगी, तुम लगा लो। खैर मैंने फिल्म लगा ली और भाभी के साथ बैठकर देखने लगा। फिल्म में एक सीन आया जिसमें एक लड़की नहा रही होती है तो एक सांप आता है और लड़की के हाथ पर काटता है, जिससे लड़की मर जाती है। ये देखकर भाभी कहती हैं हटाओ इसे, ये अच्छी फिल्म नहीं है। मैंने कहा भाभी अब जाओ। भाभी बोली ये कैसी फिल्म है जिसमें लड़की नहा रही है और वो भी ऐसी हालत में। मैंने कहा यार भाभी जाओ और मुझे देखने दो। भाभी गई नहीं और देखती रही। 15 मिनट बाद एक और रोमांटिक सीन आया, भाभी चुप रही। फिर आधे घंटे बाद एक और सीन आया, लेकिन भाभी फिर भी चुप रही। आखिर में भाभी डर भी गई जब सांप को मारते हैं। वो मुझसे कहने लगी कि ऐसी फिल्में मत देखा करो। वो मुझसे आंखें भी नहीं मिला रही थीं। खैर बात आई गई हो गई। कभी कभी भाभी मुझे पढ़ाती भी थी। एक दिन भाभी मुझे बायोलॉजी पढ़ा रही थीं कि फराग के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी ने जो कपड़े पहने थे वो भी सफ़ेद थे, बिल्कुल भाभी की तरह उजले। मैंने भाभी से पूछा कि फराग के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी डर गई कि ये मैंने क्या पूछ लिया है। वो बोली ये एक प्रोसेस होता है जिसे करने के बाद फराग अंडे देता है। मैंने कहा ये कैसे होता है, तो भाभी बोली किताब में सब लिखा है, पढ़ लो वहाँ से। मैंने पूछा भाभी क्या आदमी भी अंडे देता है? ये सुनकर भाभी हंस दी और बोली नहीं पागल, औरतें बच्चे पैदा करती हैं। और मेरे गाल पर प्यार से नोचने कर बोली बहुत बेवकूफ़ हो तुम तो। मैंने पूछा भाभी कैसे प्यार किया जाता है? भाभी बोली ये भी पूछा जाता है, भला जब तो बड़ा होगा खुद ही पता चल जाएगा। मैंने कहा भाभी आपने कभी प्यार नहीं किया है, आपकी तो शादी हो चुकी है पर आपने बच्चा नहीं दिया है। भाभी मेरे इस सवाल पर भौचंगा कर रह गई। उनका चेहरा लाल हो गया और वो नीचे चली गई। उसके बाद काफ़ी दिनों तक मैंने भाभी की शक्ल नहीं देखी। जब मैं उनके पास पढ़ने को गया तो मुझे उनके नौकर ने वापस कर दिया। फिर एक दिन ने फिल्म लाया स्पाइडरमैन और भाई साहिब को बुला लिया फिल्म देखने के लिए। उनके साथ भाभी भी आ गई। सर्दियों के दिन थे, हम सब एक बिस्तर में लेटे हुए थे। फिल्म देखते देखते ही भाभी सो गई। मैं फिल्म देख रहा था। मैंने लेटे हुए करवट ली, देखा भाभी सो रही है। मेरा हाथ भाभी के हाथ से टच हुआ, लेकिन भाभी अब जाग रही थी। मैं डर रहा था कि शायद उनको पता चल गया है, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी पाकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। और फिल्म खत्म हुई तो भाई साहिब और भाभी उठकर चले गए। अगले दिन ने भाभी के पास पढ़ने गया तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी।
मैं पास बैठा तो वो मुझे कहने लगी कि रात को मेरे हाथों के साथ किया कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगी अभी तुम्हारी अम्मा को शिकायत लगाती हूँ। मैं रोने लगा, मुझे मुआफ कर दी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर किताब निकाल कर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद भाभी मुझसे पूछने लगी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। ये बहुत ही अजीब सवाल था। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आप बहुत प्यारी हो। भाभी मुझसे पूछने लगी तुम्हें मेरे हाथ को टच करना अच्छा लगता है। मैं भाभी की तरफ देखने लगा और कहा हाँ भाभी। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनके नर्म नर्म हाथ पाते ही मदहोश हो गया। भाभी कहने लगी अब मुझे तंग नहीं करना, जब प्यार करना हो दिन में मेरे पास आ जाना, चलो अब पढ़ाई करते हैं। अगले दिन मैं भाभी के पास गया तो वो टीवी देख रही थी। मैं भाभी के पास बैठ गया और भाभी से बातें करने लगा। बातों के दौरान मैंने भाभी का हाथ पकड़ा। इस दिन भाभी ने पिंक कलर की कमीज और सफ़ेद शलवार पहनी हुई थी। पिंक रंग भाभी के गोरे जिस्म पर बहुत भला लग रहा था। मैं बेचैन हो रहा था। भाभी मेरी बेताबी देखकर बोली क्या बात है, आज मेरे राजा को क्या हुआ है। मैंने भाभी को बोला मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। भाभी बोली मैंने कब मना किया है। तो इस दिन मैंने भाभी को बहुत प्यार किया और उसके बाद भी मैंने भाभी को बहुत मर्तबा प्यार किया। फिर मेरे अब्बा की पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई और मैं भाभी के प्यार से महरूम हो गया। और फिर हमने पिंडी के इलाके फतेह जंग में 20 एकड़ ज़मीन खरीद ली और मैं बतौर जागीरदार अपना मुस्तकबिल बनाने लग गया। हमारे साथ ही जो डेरा था वो भी एक नौजवान जमींदार था, मेरी तरह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब मैं उनके खेत में गया तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे देखकर इसने मुझे भी खेलने की पेशकश की और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा मेरा नाम शाहिद है, मुझे निकनेम नवाबजादा से पुकारते हैं। मैंने मुसाफहा करते हुए कहा मैं ज़ीशान रफ़ीक नुगाइज इन ये और विलेज। हम दोनों मुस्करा दिए। इस दिन हम लोग शाम तक क्रिकेट खेलते रहे और मैं पहली बार गांव के खिले मैदान में भाग दौड़ कर बहुत थक गया था, इसलिए हम दोनों चलते चलते खेत के एक पगडांडी पर बैठ गए और बातें करने लगे। शाहिद ने मुझे बोला कि आप रोज़ हमारे साथ खेला करो, आपके जल्द ही सब लोग दोस्त बन जाएंगे। तो गांव के सरसब्ज विशादाब खेतों का दिल फरेब नज़ारा देखते हुए मैं बोला कि यार मैं तो थक गया हूँ, आप लोगों का ही हौसला है, फील्डिंग भी करो और बॉलिंग भी, और खेतों की झाड़ियों से गेंद भी ढूंढ कर लाओ। शाहिद मेरी बात का जवाब देते हुए बोला देख किसी शान उधर जो बंदा मार खा जाता है वो सख्त जान बन जाता है, दुनिया ऐसे नहीं पेंडू जिंदगी की फैन होती जा रही है। मैंने बोला यार लंबी मत छोड़ा कर शाहिद, ऐसा जो तुझे गांव बहुत पसंद है। तो वो दबंग लहजे में बोला हम पेंडू लोगों ना एक दूसरे के दुख सिख के साथी होते हैं और हमारी पहचान हमारी गिल्ली नंबर से नहीं बल्कि बाप दादा के नाम से होती है, और तुम शहरी लोग साथ वाले मैयत पड़ी होती है और दूसरे घर में म्यूजिक चल रहा होता है। मैं जलकर बोला बस बस मेरी जान, आपकी बात 100% दुरुस्त है, मगर हमारे गांव के तो चंद घर हैं, करीब 50 घर। कोई बड़ा गांव होता तो सब कुछ ठीक होता। मेरी बात सुनकर शायद बोला पागल, हमारा गांव छोटा जरूर है पर इसमें बसने वाले लोगों के दिल छोटे नहीं हैं। तुम चाहते हो शहरी कल्चर के यहाँ लड़कियां शॉर्ट पहनकर घूमें और मैं अपनी आंखों को खैर कर लूं। शाहिद की इस बात पर मैं खोखला कर मुस्करा दिया और बोला तो बड़ा शरारती है यार, भला इस उम्र में ये सब नहीं होगा तो फिर कब होगा। शाम ढल रही थी और परिंदों की कतारें आसमान पर रुखसत सफर बांधे घोंसलों को लूट रही थी। बहुत दिल फरेब मंजर था। शाहिद की पेशगोई सच साबित हो रही थी। वो मुझे आसमान की तरफ देखते हुए बोला ज़ीशान किया देख रहे हो। तो मैं बोला शाहिद यार बिला का हसन ही तेरे गांव। शाहिद क्यों मान गए, ना जो मजाक पिंड में है वो ना शहर में है ना टुंड में है। शाहिद बोला ज़ीशान जिगर अभी तुमने हसन देखा ही कब है। मैं बोला क्यों किया हुआ। तो वो बोला वो देख मैंने खाले के साथ बनी डंडी पर देखा तो 2 हुसैन लड़कियां हमारी तरफ ही आ रही थी। उनके कंधों पर कई थी जो खेतों में पानी लगाने के इस्तेमाल में आती है, उर्दू में शायद इससे किसी बोलते हैं। शाहिद बोला इसमें जो काले सूट वाली है वो अनम शहजादी है और जो उसके पीछे वाली है वो लुबना शहजादी है। चाचे शेरू की 2 ही बेटियां हैं जिनकी उधर 7 एकड़ जमीन है जिसे अपने बाप के साथ ये भी काश्त करती है। मैं बोला वाह भाई, अब ये किधर जा रही हैं। इससे पहले शाहिद कुछ बोलता वो दोनों हमारे उन सर पर पहुंच गई।
और शाहिद को बोली, नवाबजादे तुम इधर बैठे हो, घर नहीं जाना क्या? चाची ने मुझे कहा कि इसको जाते ही भेज, दूध निकालना है भैंसों का। तो शाहिद उठकर खड़ा हो गया और बोला, हाय मेरी रावलपिंडी एक्सप्रेस, जरा सांस तो ले लो, दूध भी निकाल लूंगा, भैंसों का कौन सा भागी जा रही है। अनम शाहिद की जुबानी बात सुनकर बोली, ये अजनबी कौन है? इसने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये ज़ीशान रफ़ीक है, इस गांव का नया किसान और नया बाशिंदा। और ज़ीशान ये हमारी शेरू चचा की बड़ी बेटी अनम शहजादी, और मैं लुबना शहजादी दूसरी ने अपने तारुफ खुद ही करवा दिया। तो मैं बोला, जी अनम, वैसे आपको डर नहीं लगता? इतनी रात गए खेतों में? मेरी बात काटते हुए लुबना बोली कि आज हमारे खेतों को पानी देने की बारी है और टाइम पीरियड है 7 बजे से 9 तक, हमारा बाप अकेला होता है और हमने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और अब उन्हें रेस्ट दिया है और अब हम फार्मर हैं। अनम ने सीने को तान कर कहा। तो मैं सोचने लगा कि जब किसान इतने हुसैन हो तो गोभी कितनी हुसैन होगी। मुझे सोचों में गुम देखकर अनम शहजादी बोली, ज़ीशान साहिब आपकी ज़मीन किधर है? तो शाहिद बोला, अनम आपका जो सब्जी वाला एकड़ है जिस पर अमरूदों के 2 पौधे भी हैं, दरअसल इसके अगले खेत ज़ीशान के हैं। इसका अबू रिटायर्ड फौजी है और उसके मामू ने इसे ये ज़मीन खरीद कर दी है जिसे अब ज़ीशान आबाद करेगा। अनम बोली, तो तुम भी आर्मी ज्वाइन कर लेते? तो लुबना बोली, इसका निशाना कच्चा होगा इसलिए किसान बन गया है बेचारा। तो मैं बोला, निशाना तो मेरा बहुत पक्का है, कभी आजमा कर तो देख लो। मेरी बात सुनकर वो शर्मा सी गई और अनम बोली, काश्तकारी में अब किसानों को कुछ नहीं बचता, सारा अनाज तो आड़ती खरीद लेते हैं और दाम खाते ही किसान बेचारा तो मेहनत ही करता रह जाता है। मैं बोला, मैं एक अलग ज़ेना का बंदा हूँ, देखना इस फील्ड में भी बहुत कुछ अलग से करूँगा। मेरे पास वसी प्लान है जिससे मैं किसान की ज़िंदगी खुशहाल बना सकता हूँ। तो अनम बोली, अब की परफॉर्मेंस भी देख लेंगे। और लुबना बोली, चली, उनकी बातें ख़त्म नहीं होने वाली। अनम ने अपनी एक हाथ में टार्च पकड़ी हुई थी और दूसरे में कई पकड़े आगे चल पड़ी, उसके पीछे पीछे नाक चढ़ी। लुबना अपने हाथ में चाय का थर्मास पकड़कर आगे बढ़ गई। उनके आगे बढ़ते ही मैं शाहिद को बोला, यार उनको डर नहीं लगता? अगर सांप निकल आए तो फिर कहाँ जाएगी बेचारी? तो शायद बोला, वे मेरे बोले बादशाह, इस अनम ने बहुत दफ़ा सांप मारे हैं और ये खेतों में बचपन से ही आ रही है, इसलिए डर का तनासुब बहुत ही कम रह गया है उनके ज़हन में। शाहिद अपने घर चला गया और मैं अपने घर चला गया और उन दोनों शहजादियों के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनकी मदद करूं, मगर वो बहुत खुददार थी, शायद मदद की पेशकश ठुकरा देती। मैं इस रात जल्द सो गया क्योंकि हवेली नुमा इस घर में शहर की तरह पुरसुकून रात की सियाही पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैं सुबह जब उठा तो हमारे घर के सामने बेरी के दरख्त थे, उन पर चिड़िया चहचहा रही थी और कोयल की कोक सुनाई दे रही थी। मेरा गांव में आज 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया था और आज पहली सुबह मेरी आंख जल्दी खिल गई थी, तो मैंने सोचा चलूं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं। मैंने टी शर्ट पहनी और फिर वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धोया और बाहर का बड़ा गेट खोला और बाहर निकल गया। मेरा कमरा ऊपर वाली पोजीशन में था और मम्मी पापा नीचे वाले 2 रो में रहते थे और घर के पिछली गेट के साथ मामू समीर का रूम था। मेरा मामू हमारे साथ रहता था क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी और उनकी वाइफ पिछले साल ही चल बसी थी। फिर सब घर वाले सुबह के वक्त ख्वाब खुरूश थे, तो मैंने जब अपने रूम के गर्ल्स डोर से लोगों को वॉक करते देखा तो मेरा दिल भी वॉक करने को किया और मैं निकल गया फिर। और ये मेरी पहली वॉक थी। मैं स्लो मोशन में गिनगुनाता हुआ एक तरफ भागता हुआ जा रहा था। खेतों की पगडंडियों पर सरसब्ज घास मेरे नरम पांव को ठंडक पहुंचा रही थी। घास हर सो एक दिल फरेब नजर पेश करती जब उन पर पड़ी शबनम चमक धमक देखा रही होती। मैं परिंदों के मुनफरिद संगीत और शोर को सुनता हुआ अब अपने खेतों से निकलकर अनम शहजादी के अमरूद वाले एरिया में आ गया था। सामने अमरूदों के कुछ पेड़ नजर आ रहे थे जो अपने बिहार के कुछ पक्के अमरूदों से लदे हुए थे। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा ज़ीशान काका, ये है तेरे महबूबा अनम शहजादी के अमरूद के दरख्त। और साथ ही मैंने एक अमरूद तोड़ लिया। दांतोंतले कलिच करके अपने मुंह में इसका मीठापन महसूस करने लगा। हाय अनम, तेरी तरह तेरे सारे अमरूद भी मीठे हैं। फिर मेरे दिल ने कहा, ओ जालमा, इसे तो पता ही नहीं है और तुम इसे अपने महबूबा मान रहे हो। मैंने इसकी पगडंडी को पकड़ा और सीधा नहर के पिल की तरफ दौड़ने लगा।
और मैं भागता हुआ अब नहर के करीब पहुंच चुका था। मेरी दिल की धड़कन तेज चल रही थी, इतनी दूर से भागता हुआ आ रहा था। और ये धड़कन अब और भी तेज हो गई जब सामने से अन्नम और लुबना भागती हुई आ रही थी और लुबना उसके आगे आगे दौड़ती आ रही थी। और अन्नम थोड़ी धीरे धीरे भाग रही थी और ब्लैक कलर के कोट उन दोनों ने जेब तंगी हुई थी। दोनों के उकाबी नज़र ने मुझे देख लिया और मैं इस सवेर को सलाम पेश करते हुए उन दोनों के करीब जा खड़ा हुआ। हाय क्या मंजर था! दोनों तरफ उखड़ी हुई सांसें थी, बस नज़र एक हुई और अन्नम हाँफते हुए बोली, ओए तो भी इसी साइड पर वाक करने आया है, बहुत सांस चढ़ा हुआ है देखो फौजी को। मुझे अन्नम की बात सुनकर बहुत हंसी आई और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने मेरी शनाख्त याद रखी कि मैं फौजी का बेटा हूँ। मैं बोला, जनाब आज ही वाक करने आया हूँ और आज सुबह का दर्शन बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा चेहरा देख लिया। मेरी बात सुनकर लुबना मुस्करा दी और बोली, वाह ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं बोला, जी कर लेता हूँ बातें, अगर कोई करने दो तो। फिर मैं बात सुनकर हया की अल्ली अन्नम के गालों पर उमड़ आई थी। वो कुछ संभलती तो मैंने कहा, मुझसे दोस्ती कर लोगी, और अपना हाथ बढ़ा दिया इसकी तरफ। वो तो पहले छुई मुई बनकर बैठी थी। बेचैनी के आलम में इसने भी अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ ज़ीशान, अपने बाप की तपग हो, मुझे बदनाम मत करना। मैं बोला, मेरा बाप फौजी है और मैं एक फौजी का खून हूँ, मोहब्बत और दोस्ती उसूल के साथ करूँगा, धोखा देना मेरी फितरत नहीं, और आप मेरा चुनाव करके फ़ख्र महसूस करोगी। मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी चाहत का मान रखना। लुबना बोली, व ज़ीशान आपका प्रपोज करने का अंदाज बहुत पसंद आया। मैंने इसका हाथ छोड़ा और वो आगे बढ़ गई और बोली, सॉरी हमने जाकर दूध भी निकालना है, फिर मुलाकात होगी, और वो चली गई। मैं थोड़ा आगे गया तो वो अपने घर को चल पड़ी। दरअसल अन्नम से एक दो मुलाकातें हो चुकी थी मेरी और मैं महसूस किया कि मोहब्बत की चिंगारी उधर भी सुलग रही है, इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया कि हो सकता है अन्नम मान जाए। मेरा अंदाज़ा सही साबित हो रहा था, वो भी चोरी चोरी मुझे देख रही थी और मैं भी। मैं जब वापस आया तो मामा नाश्ते की मेज़ पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। हमने नाश्ता किया और फिर अबू पूछने लगे कि ज़ीशान बेटा कैसे लगे गांव के लोग और किया तुम खुश हो यहाँ? तो मैं बोला, जी पापा मैं इस नई शुरुआत से बहुत खुश हूँ। एक दिन मैं खेतों में जवार के खेत से होता हुआ अपने दोस्त शाहिद की तरफ जा रहा था। दोपहर का वक्त था, सितंबर की नीम गर्म धूप थी और इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी। फसलें जवान हो चुकी थी, उनके दरमियान से गुजरते हुए भी खौफ आता था। मैं जब जवार की फसल के दरमियान पहुंचा तो मुझे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई और मेरी चिट्ठी हिस्स महसूस किया कि ज़रूर इस जवान फसल में कोई प्रेमी जोड़ा है, मगर है किधर, इसका मालूम करना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने उनकी पेशकदमी जारी रखने का फैसला किया। मैंने कान लगाकर सुना तो मकई की फसल में कुछ केसर पिसर थी। मुझे इस तरह ओपन माहौल में इस तरह की मदहोश आवाज़ें बहुत मुतासिर कर रही थी। मेरे अक्ल ने काम किया। मैंने नीचे बैठकर जवार के पौधों के दरमियान फसलों से देखना शुरू किया तो एक तरफ मुझे एक लड़की नज़र आई। मुझे तज्ब हो रहा था कि एक तो पागल ओपन प्यार कर रहे हैं और दूसरा डर जरा भी नहीं कि पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा। दूर से किसी ने खेतों में हल चिल्लाते हुए सराकी गाना लगाया हुआ था जिसकी आवाज़ दूर तक जा रही थी। मैं समझ गया कि प्यार करने वाला कोई जदीद किस्म का लड़का है जिसको शायद मालूम था कि उधर किसी ने नहीं आना, और लड़की भी शायद देसी स्टार थी जो शायद समझ रही थी कि ट्रैक्टर पर लगे इस गाने की शोर में भला कौन सुनेगा इसकी बातें, मगर इसे क्या मालूम था कि आज छापा पड़ चुका है। मैं रेंगते रेंगते उनके बहुत करीब तर चला गया था। मैंने जब देखा तो मेरे होश हवास गुम हो गए। ये लड़का कोई और नहीं था, मेरा दोस्त नवाबजादा शाहिद ही था और लड़की हमारे करीबी घर की नादिया थी। मैं चुपचाप देखता रहा और नादिया ने जब मुझे देखा तो मैं बोला, शाबाश तुम दोनों को शर्म नहीं आती। तो शाहिद का रंग उड़ गया और वो बोला, ज़ीशान तुम। मैंने इससे आंख मारी और कहा, अब लोग शर्म करो कुछ। और नादिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ये कब से शुरू कर रखा है? वो मुझे देखकर बहुत डर गई और बोली, प्लीज मुआफ कर दो और मुझे जाने दो। तो मैंने इसे कहा, ऐसे कैसे जाने दूं? आपको शायद ये नहीं मालूम कि पकड़े जाने पर हिस्सा देना पड़ता है। तो मुझे एक बार बोसा दो फिर चले जाना। तो वो बोली, नहीं ज़ीशान तुम तो मेरे कजिनों जैसे हो, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो।
मैं बोला चल जल्दी कर और मुझे भी एक बोसा दो वरना मैंने जो वीडियो बनाई है वो नेट पर अपलोड कर दूंगा। तो वो बोली नहीं ज़ीशान तुम ऐसा मत करना, मेरा मंगेतर मुझे मार डालेगा और मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। तो मैंने बोला फिर तुम मेरी बात मान लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो बोली कि पक्का तुम किसी को नहीं बताओगे? तो शाहिद बोला ज़ीशान मेरा दोस्त है, अगर तुम इसे एक बोसा दे भी दोगी तो आपका कुछ नहीं जाएगा बल्कि इसका मुंह बंद हो जाएगा। नादिया बोली अच्छा ठीक है। मैंने इसको बोसा दिया और मैं एकदम खुशबाश हो गया। मैं अपने आप को दुरुस्त करके बाहर निकलने लगा तो मैंने नादिया से कहा कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। तो वो बोली मैंने भला किसी को बताकर मार खानी है? मैंने 500 का नोट उसके मुट्ठी में दे दिया। वो बोली नहीं ज़ीशान, मैंने कहा कि तुम इससे कोई चीज़ खा लेना। तो वो मेरी हाथ से 500 पकड़ कर चली गई और शाहिद बोला तो किधर से आ गया, सारे रंग में भंग डाल दिया तुमने। तो मैं बोला जनाब किस्मत में एक सांवली सुनी लड़की का लिखा था तो बस निकल आया इस तरफ। तुम मुझे छोड़ो, अपना बताओ कितनी लड़कियों को प्यार कर चुके हो? तो शायद शर्मा कर बोला यार ये कौन सा जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम का सवाल है जो मैं बड़े फख्र से बता दूं कि मैं कितनी लड़कियों से प्यार कर चुका हूं। तो मैं बोला यार दोस्ती भी कोई चीज़ होती है तो तुम बता दो फिर। शाहिद बोला अब तक सिर्फ 3 लड़कियों से प्यार कर चुका हूं। मैंने बोला कौन कौन सी? हम इस वक्त चलते चलते अन्नम के अमरूदों के पौधों की तरफ गई और अमरूद तोड़कर खाने लगे। और फिर मेरे इसरार पर शाहिद बोला कि लुबना और नादिया के साथ प्यार कर चुका हूं। मैं लुबना का नाम सुनकर परेशान हो गया और बोला अब तीसरी कौन है? तो वो मेरी बात सुनकर बोला कि तीसरी लुबना की एक दोस्त है। तो मैं फिर बड़े इश्क का इश्तियाक से इसे पूछने लगा कि आप खिलकर बताओ इसका नाम क्या था? तो वो बोला यार ज़ीशान तुम मेरा सारा डेटा इकट्ठा करने लगा है, बड़े छोड़ो इस बात को, किसी और मौजू पर बात करते हैं। तो मैं बोला अगर तुमने ना बताया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर शायद बोला तो नादिया और लुबना का तो पूछ चुका, अब क्यों तीसरी का नाम सुनने के लिए इतना बावला हो चुका है? मैं उठकर शाहिद के पीछे लग गया और बोला ठहरो तेरी तो तुझे मैं बताता हूँ। इतनी बात सुनना था कि शाहिद मेरे आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे भागने लगी। मुझे लग रहा था कि शाहिद ने अन्नम को भी प्यार किया हो और इस वजह से मुझे नहीं बता रहा कि मैं अन्नम को पसंद करता हूं। पगडंडी पर भाग रहे थे गांव की तरफ और शाहिद बोला बच्चों तो मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं इन कच्चे रास्तों का पक्का खिलाड़ी हूं। तो तुम ठहरो शेरी बाबू पिज़्ज़ा हिट की पैदावार में बोला तुम रुको तो सही, मैं निकालता हूं तुम्हारा देसी पेन। हम जब गांव की पहली गिल्ली में दाखिल हुए तो सामने से लुबना आ रही थी अपने 5-6 भैंसों को लेकर, जिससे वो नहर पर ले जाकर नालात्यावर कुछ देर उनको चराती थी और फिर वापस अपनी बाड़े में ले जाती थी और बांध देती थी। ये इसका रोज का मामूल था। और आज वो हमें देखकर बोली कि किधर भाग कर जा रहे हैं? तो मैं बोला ये शाहिद बहुत शरारती है, तुम इससे बोलो रुक जाए। तो शाहिद बोला चल तुमसे पकड़ ही नहीं गया, तुम नहीं पकड़ सकते। तो मैं गुस्से से शाहिद को इस बात का जवाब देते हुए बोला कि तुम्हें तो आदत है पकड़ने की, मैं भला क्यों पकड़ूं? हम एक दूसरे को पकड़ने की खातिर लुबना शहजादी के भैंसों के बीच में से उधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ काला सूट सर पर हया का दोपट्टा, पाँव में चमका गुस्सा और गोरे गोरे हाथों में एक बड़ा साडनिदा इसे पकड़ा हुआ था, जैसे पाकिस्तानी टीम की खिलाड़ी सना मीर हो और बैटिंग करने चली हो। वो सना मीर तो नहीं थी, अलबत्ता लुबना शहजादी गांव की एक उल्हाड़ मिकियर थी जो हमारे बातों से लुत्फानंदोज होते हुए बोली देखो तुम्हें क्या मस्ती चढ़ी हुई है। लुबना के साथ में इतना फरी नहीं था मगर उसकी गुलाबी उर्दू सुनकर बोला अब सांड को भैंस मिले।